हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 150 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टेंशन में हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और इसे आप लोग याद रख लीजिए। और जो हम आपको समझा रहे हैं उसे काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो सभी बच्चे आप लोग जल्दी से लाइव आएंगे ताकि आज का जो क्लास है उसे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे शुरू किया जाए। बिट्टो बहुत ही बढ़िया, सुमित जल्दी से सभी बच्चे आप लोग यहाँ पे आ जाइए। नैनसी बहुत ही बढ़िया, चलिए चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आप लोग आ जाइए। तबरेज, बिहारी, शिव कुमार बहुत ही बढ़िया, स्काई, अनु बहुत ही बढ़िया, झेलम सम्राट बहुत ही बढ़िया। तो चलिए धन्नु बाबू, गोलू बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव लाइव आएंगे। ऋतुराज, तबरेज, सभी बच्चे, क्यूट गर्ल क्यूट गर्ल क्यूट गर्ल क्यूट गर्ल बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग जल्दी से लाइव आएंगे और सभी बच्चे अपना हाजिरी लगा दीजिए। हाजिरी कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस बना दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है ना। क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए हमारे सभी बच्चे आ गए हैं, क्लास को अब हम शुरू करेंगे। आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग जोश में बोलिए, रेडी है ना? ऐसा बोलिए कि हमारे पास आपका आवाज आ जाए, ठीक है। एकदम पटाख से बोलिए यस सर, आ गए यहाँ पे। चलिए जल्दी से, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे बोल दिए गुरुजी हम यहाँ पे आके क्लास को शुरू करते। देखिए परीक्षा के लिए बाबू ये सब गेस प्रश्न है। अगर ये सब प्रश्न हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर ये सब प्रश्न अगर आपको याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। और आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि जो भी बोर्ड पे हम आपको पढ़ाएं वो हमें लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका पीडीएफ हम आपको भेज दें और आप लोग याद कर लीजिए उसको, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप सभी बच्चे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि क्लास का लिंक भी आपके पास जाए और जो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है वो हम आपके पास भेजें तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके, ठीक है ना। जो हमको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ हमारे बच्चों के पास जाना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, लिखिएगा सर ग्रुप में जोड़ दीजिए। इधर से लिंक इस प्रकार से जाएगा, लड़के हैं तो ये वाला लिंक पे, ये जो ब्लू लिंक है ना, इस पे आप लोग दबाइएगा, ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लड़की हैं व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर लड़का लड़की दोनों आदमी, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा ऐप का मेन फ्रंट, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे आपको जाके लिखना है, प्ले स्टोर पे आस क्लास, जहां से आप लोग गेम होम डाउनलोड करते हैं ना, वहां पे आपको जाके लिखना है आस क्लास। इस प्रकार का जो आएगा एप्लीकेशन का, जिसका चेहरा होगा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करिएगा। 198 में आपका क्रैश कोर्स चल रहा है जो सबसे सस्ता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका भी तैयारी नहीं हुआ है तो ऐप डाउनलोड करके उसमें पेमेंट आता है करने के लिए, 198 रुपए पेमेंट करिए, आपका कोर्स चालू हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को अब हम यहां पे शुरू करते हैं। आ गया है हमारा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला नंबर यहां पे जो क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को फ्रांसीसी कहे जाते हैं, यानी जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जाके बसते थे, यानी फ्रांसीसी लोग थे ना, अपना देश छोड़ के जो जाके हिंद चीन में बसते थे। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में कोई फ्रांसीसी लोग जाके बसता था, अपना घर बनाता था, तो उन्हें कोलोन बोला जाता था, ठीक है ना।
उन्हें गंदी निगाहों से देखा जाता था, क्लोन, उन्हें बुरा भला बोला जाता था, उन्हें क्लोन बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। इसे आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट का है बाबू, तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था रॉलेट एक्ट कानून। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कानून को कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून। काला कानून में बाबू क्या हुआ था, आपको याद रखना है कि किसी को भी अगर अंग्रेजों को लगता था कि ये आंदोलनकारी है, ये देश के आजादी दिलाने में ये आंदोलनकारी है, उसको अंग्रेज क्या करते थे, पकड़ के और जेल में भेज देते थे, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देते थे। तो इसी जो रॉलेट एक्ट कानून है ना, इसी के विरोध में आपको याद रखना है 13 अप्रैल, आपको डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग बैठ के इसी काला कानून रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय कौन आता है? जनरल ओ डायर आता है, अपने 1500 सैनिकों के साथ आता है और चारों बगल से घेरता है और 1500 गोली चलवाता है। यहां पे आपको याद है 1500 राउंड गोली यहां पे चलाते हैं, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण जो जनरल ओ डायर है और अंग्रेजी सरकार है उसका बहुत ही निंदा होता है, उसको बहुत ही विदेशी मीडिया या विदेशी जो लोग हैं वो बहुत ही भला बुरा बोलते हैं। तो इसके जांच के लिए एक समिति का गठन होता है। जांच के लिए कौन सा समिति का गठन होता है, तो आपको याद रखना है हंटर समिति का गठन होता है। तो बोर्ड एग्जाम में यह भी आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था बाबू? हंटर समिति का गठन हुआ था। और इसमें दो जो महान पुरुष हैं उन्होंने अपना उपाधि त्यागा था। सबसे पहले त्यागे थे, आपको याद रखना है, नाइट का उपाधि त्यागा गया था, नाइट का उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट का उपाधि किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, इसे आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि दिया था, वो अपना नाइट का उपाधि अंग्रेजों को दे दिए। दूसरा आते हैं गांधी जी। गांधी जी को मिला था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, आपको यहां पे याद रखना है। गांधी जी को क्या मिला था? तो गांधी जी को उपाधि मिला था कैसर ए हिंद की। तो कैसर ए हिंद की उपाधि कौन त्यागे थे? गांधी जी त्याग दिए। और नाइट का उपाधि कौन त्यागे थे? तो नाइट का उपाधि त्यागे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। से आपको याद रखना है। क्या आपको याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। सचिन, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा ना मेरे भाई? चलिए सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? यानी इसमें से आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइट का उपाधि किसने त्याग दिया, यानी लौटा दिया वापस अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को मारा था। तो यहां पे अब भी लिखे हैं बाबू, नाइट का जो उपाधि है उसको किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्यागा था। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना? यहां पे सी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और गांधी जी कौन सा उपाधि त्यागे थे? तो आपको याद रखना है कैसर ए हिंद। आपको याद रखना है कैसर ए हिंद का उपाधि। अगर क्वेश्चन आता कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर ए हिंद का उपाधि किसने त्यागा था, तो गांधी जी अपने त्यागे थे। इसे आपको याद रखना है। जर्मनी के एकीकरण के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका जो है बाबू वो महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क। देखिए ऊपर र है ना, इसमें भी आपको यहां पे र दिखाई देगा। जितना भी ऊपर र वाले लोग हैं ना वो जर्मनी के हैं, इसे आपको याद रखना है। तो आपको नाम यहां पे याद रखना है बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण यानी जर्मनी छोटे छोटे देशों में मतलब भागों में बटा हुआ था, उसको मिला के एक देश किसने बनाया? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे 100% आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? ये आपको सोशल साइंस में भी पढ़ना है और ये आपको संस्कृत में भी पढ़ाए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ में, ठीक है ना?
तो आर्य समाज की स्थापना बाबू किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन, अभी मत समझिएगा कि संस्कृत का है, नहीं, ये सोशल साइंस में भी पढ़ना है। आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। इसे आपको याद रखना है। कहां पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ कि मुझे पूरा अपना देश चाहिए? ये किस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बोला गया? तो आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है, 1929 लाहौर अधिवेशन में बोला गया कि ये प्रस्तावना पारित किया गया कि अब मुझे क्या चाहिए? पूरा अब देश चाहिए, यानी अंग्रेजों को यहां से भगाना है और अपना देश हमें पूरा चाहिए, पहले जैसे था वैसे। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा का कारखाना सबसे पहले कहां खोला गया? तो भारत में सूती कपड़ा का पहला कारखाना खोला गया, आपको याद रखना है, कलकत्ता में, जो बाबू सफल नहीं हो पाया, जो सफल नहीं हो पाया। फिर इसको बंद करके 1854 में, आपको याद रखना है, 1854 में मुंबई में खोला गया। इसे आपको याद रखना है। फिर इसे बंद कर दिया गया और 1854 में मुंबई में खोला गया, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में है ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह आपको याद रखना है, दोनों जगह कपास होता है। और कलकत्ता में तो कपास नहीं होता है, सूती कपड़ा कपास से बनता है। तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र और मुंबई से, महाराष्ट्र और गुजरात से पश्चिम बंगाल कपास ले जाने में उस समय बहुत ज्यादा खर्चा लगता था और मतलब महंगा कपड़ा बनता था, इसीलिए वहां से कलकत्ता से बंद करके कहां खोला गया? 1854 में। तो 1854 में मुंबई में खोला गया। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां खोला गया? कोलकाता में खोला गया। जो सफल रहा? नहीं, वो सफल नहीं रहा, उसे बंद करके फिर आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहां खोला गया? तो 1854 में आपको याद रखना है, मुंबई में खोला गया। क्या ये सब क्वेश्चन आपको याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये सब क्वेश्चन आपको याद रहेंगे? और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम बाबू बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। अब बच्चे ना इसे कांग्रेस पार्टी समझ लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो INC है। वो क्या है? INC है, आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये दूसरा चीज है, ये यूनियन है, अखिल भारतीय ट्रेड यानी व्यापार करने वाला यूनियन है। ठीक है ना? उसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय। और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन, क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद हैं? क्या ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद हैं? 1920 लाला लाजपत राय पहले ही इनके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है ना? और ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पहले क्या होता था ना, अमेरिका का बोलबाला, अभी भी अमेरिका का ही पूरा दुनिया पे बोलबाला चलता है और उस समय भी चलता था। तो जब हिंद चीन कौन था? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों देशों में जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है, निक्सन। कौन था बाबू? निक्सन था। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टर एमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो जो विक्टर एमैनुअल थे वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? तो आपको याद रखना है, काउंट काबूर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि विक्टर एमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो विक्टर एमैनुअल ने, आपको याद रखना है, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसे आपको याद रखना है। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? यानी रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया? एकदम VVI क्वेश्चन है ये सभी। एक एक क्वेश्चन बाबू आप लोग याद रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको याद रखना है, गैरीबाल्डी। जो गैरीबाल्डी है ना, ये रक्त और लौह नीति को अपनाया था। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति बाबू यहां पे कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है,
जो नई आर्थिक नीति है ये लागू हुआ था, आपको याद रखना है 1921 में। और नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो आपको याद रखना है लेनिन ने, ठीक है ना, लेनिन ने लागू किया था। और लेनिन का मृत्यु कब हो जाता है? तो 1924 में इसका क्या हो जाता है? 1924 में इसका मृत्यु हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो नई आर्थिक नीति बाबू कब लागू हुआ था? अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 1921 में लागू हुआ था। और नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। और नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद लेनिन 3 साल बाद, लागू करने के 3 साल बाद मर जाता है, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। एक सेकंड, हाँ गैरीबाल्डी नाविक था ना जी। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। गैरीबाल्डी नहीं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। और नई आर्थिक नीति लागू करने वाला कौन है? लेनिन है, इसे आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को ही क्या बोला जाता है? आपको याद रखना है, साइमन कमीशन को ही बोला जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसे आपको याद रखना है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन को। बी वाला जो ऑप्शन होगा बाबू मेरे 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइमन कमीशन को ही बोला जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो किस समाचार पत्र का संपादन किए? दूगो को किए थे, आपको याद रखना है। पहला है यंग इंडिया और दूसरा आपको नाम याद रखना है हरिजन। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, दोनों आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे, और दूसरा बाबू मेरे ये भी साथ में याद रखिएगा हरिजन। हरिजन के भी संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई की? आपको पता है ना कि सबसे पहले मुद्रण यानी प्रिंटिंग, छपाई का शुरुआत कहां से हुआ था? तो सबसे पहले मुद्रण यानी छपाई का शुरुआत कहां से हुआ था? तो चीन से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। लेकिन छापने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन जो गुटेनबर्ग है, इनका जन्म कहां पे हुआ होगा? देखिए ऊपर रहे ना, तो जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने आधुनिक छपखाना का आविष्कार किया, यानी फटाफट प्रिंटिंग होने लगा। तो ये आधुनिक छपखाना का आविष्कार किए गुटेनबर्ग। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सा पुस्तक छापा? तो गुटेनबर्ग किस धर्म के थे? ईसाई धर्म के। और ईसाई धर्म में कौन सा बाबू जो ग्रंथ है वो सबसे फेमस है? तो बाइबिल। तो सबसे पहले अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल को छापे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? यानी जो अशोक हैं उनका अभिलेख है वो किस लिपि में है? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि में। जो भी अशोक है, अभिलेख जानते हैं क्या होता है? कि पहले अभी ना यहाँ पे बैनर वैनर लगता है, पहले क्या किया जाता था? पत्थर का इतना बड़ा बड़ा शिलालेख यहाँ पे बनता था, और यहाँ पे क्या होता था? कुछ कुछ लिखा जाता था राजा के बारे में या लोगों के बारे में, कुछ जानकारियां दिया जाता था। और इस पत्थरों को क्या किया जाता था? ले जाके कहीं कहीं पे स्थापित कर दिया जाता था। वो क्या है? शिलालेख है। तो इस शिलालेख पे आपको याद रखना है, जो लिखा जाता था वो किस लिपि में लिखा जाता था? तो आपको याद रखना है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? तो जो बंगाल का विभाजन है ना 1905 में कर दिया गया। हावड़ा के किसने किया? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ये आपको याद रखना है। कर्जा लेकर क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। ऐसे याद रखिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में याद हो जाता है। पहला तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ। तो बंगाल का विभाजन किसने किया? कर्जा लेकर किया। कर्जा यानी लॉर्ड कर्जन, इसे आपको याद रखना है। कर्जा लेकर किया गया।
लॉर्ड कर्जन ने किया इसका। बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? फिर अंग्रेजों को लगा कि बंगाल को नहीं बांटना चाहिए, बिहार बंगाल पहले एके में था, तो बिहार और बंगाल को नहीं बांटना चाहिए, तो फिर इन्होंने क्या किया, 1911 में फिर ये वापस भी ले लिए, ठीक है ना। 1911 में फिर ये वापस लिए कि हम बंगाल और बिहार को अलग नहीं करेंगे, लेकिन एक साल बाद फिर क्या होता है, 1912 में बिहार बंगाल फिर अलग हो जाता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है ना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, सर्वप्रथम तो 1905 में। बंगाल का विभाजन किसने किया? कर्जा लेकर किया। कर्जा लेकर कौन किया? लॉर्ड कर्जन। मतलब हम ट्रिक बता रहे, कर्जा लेकर किया लॉर्ड कर्जन, ताकि आपको नाम याद रखेगा। कर्जा इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई आपको दिखा मतलब पढ़ रहा होगा। और बंगाल का विभाजन 1911 में वापस ले लिया गया और फिर 1912 में इसको फिर बांट भी दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। रूस में कब, यहां पे रूस में कब कृषि दास प्रथा समाप्त हुआ? आपको याद रखना है, रूस में कब कृषि दास प्रथा, यानी जो कृषि करने वाले हैं ना उनको दास बना के रखा, किसानों को दास बना के रखा जाता था। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है 1861। 1861 में क्या हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ। इसे आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? सबसे तो पहला यही क्वेश्चन आता है कि मजदूर दिवस भाई हम मनाते कब हैं? तो मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, यानी 1 मई को मनाते हैं। और मजदूर दिवस, अब एक आदमी होगा ना, कोई सम्मेलन हुआ होगा, कोई बैठक हुआ होगा कि हम 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे, तो वो किस सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया? तो आपको याद रखना है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ये आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर होगा। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया, इसे आपको याद रखना है। हो ची मी की सरकार कहां थी? तो हो ची मी की सरकार कहां पे थी? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो ची मी इनका जो सरकार था बाबू कहां पे था? तो इनका जो सरकार था आपको याद रखना है उत्तरी वियतनाम में इनका सरकार था। हो ची मी का सरकार कहां पे था? उत्तरी वियतनाम में था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। हो ची मी का सरकार कहां पे था? एक सेकंड, हो ची मी का जो सरकार था उत्तरी वियतनाम में नहीं, हो ची मी, हो ची मी का उत्तरी 17 नंबर का आंसर, अरे भाई गलत नहीं है सर। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्लास कब होगा? वो भी होगा भाई, टेंशन न लो, ठीक है। सही तो है सर, सही है। होचीमी का जो यहाँ पे देखिए, होचीमी का जो सरकार था ये उत्तरी वियतनाम में ये ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था ना वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसने लिखा? ये हिंदी में भी आता है, गांधी जी जिक्र किए हैं। वार का मतलब युद्ध, एंड का मतलब और, पीस का मतलब शांति। तो वार एंड पीस किसने लिखा है? लियो टोल्स्टॉय, इनका पूरा नाम है टोल्स्टॉय, और ये एक रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे। इसे आपको याद रखना है, टोल्स्टॉय या तोल्स्टॉय देता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ कब विघटित हुआ? सोवियत संघ बोलते हैं रूस को, जो रूस है ना वो बहुत ही बड़ा देश है। अगर रूस में आप यहां हैं तो समझिए रात है, और रूस के अगर दूसरा छोर पे आप लोग खड़े हैं ना तो समझिए यहां पे सुबह हुआ है। इतना बड़ा देश है, एक ही देश में एक जगह सुबह होता है, एक जगह रात होता है, इसे आपको याद रखना। रूस इतना बड़ा देश है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ कब टूट टूट के यूक्रेन बन गया और बहुत ज्यादा देश बन गया, छोटा छोटा देश बन गया? तो सोवियत संघ बाबू कब टूटा था? 1991 में। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। एक जगह सुबह होता है तो दूसरा जगह फिर क्या होता है? शाम होता है। आपको याद रखना, इतना बड़ा देश है, इसे आपको याद रखना। और ये कब टूट गया तो आपको याद रखना, मतलब हल्का फुल्का टूटा, कुछ कुछ टूट गया 1991 में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? आप लोग जानते हैं ना, पटना का नाम पाटलिपुत्र भी है, पाटलीग्राम भी है, पुष्पपुर भी है, कुसुमपुर भी है, और मध्यकाल में इसका नाम, पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अजीमाबाद। इसे आपको याद रखना है। तो पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? तो अजीम उस शान, ये अपने नाम पे पटना का नाम रख दिए थे, इसे आपको याद रखना है, अजीम उस शान, ठीक है ना। अजीम उस शान ने क्या किए थे? पटना का नाम अजीमाबाद भी रख दिए थे, इसे आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पाटलिपुत्र नगर है, यानी पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना।
तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र जो नगर है इसका जो स्थापना किए थे, ये आपको याद रखना है, वो किए थे उदयन। वो कौन थे? उदयन थे। आपको नाम याद रखना है, इसमें नहीं दिया है, उसका नाम था, आपको याद रखना है उदयन। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया है बाबू? उदयन ने किया है। जो इसमें नहीं दिया है यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये चैप्टर 2 का है और हम आपको पढ़ाए भी हैं कि जिस देश का क्या है राष्ट्रीय आय जो होता है उसकी गणना यानी उसको कैलकुलेट कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ करता है, इसे आपको याद रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी देश में लोग कितना रुपया कमा रहे हैं एक साल के अंदर, इसको कौन निकालता है, कौन जोड़ जाड़ के निकालता है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ? पढ़ाए ना काफी अच्छी तरीके से। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ वो 15 मार्च 1950 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। फिर इसका नाम बदल दिया गया 1 जनवरी, आपको याद रखना है 2015 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, इसे आपको याद रखना है। और योजना आयोग जो होता है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का जो कामकाज होता है किसके देखरेख में होता है? उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। और उपाध्यक्ष की सहयोग के लिए कितने अन्य लोग होते हैं? तो 8 गो अन्य लोग भी होते हैं, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी बोलते हैं कि पूंजीवादी बोलते हैं कि साम्यवादी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति, निजी का मतलब होता है किसी खुद का, प्राइवेट आदमी का अगर होगा, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो वस्तु उत्पादन कर रहा है और वो कंपनी किसी प्राइवेट आदमी का है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था में आएगा? तो आपको याद है ना, पढ़ाए थे ना, जो निजी व्यक्ति होता है अगर कोई उत्पादन का साधन है, कमाने का कोई भी साधन है और वो किसी निजी आदमी का है, तो प्राइवेट आदमी का हुआ ना, तो प्राइवेट किस में होता है? तो आपको याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के संसाधन होते हैं ना, उस पे निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। समाजवादी में क्या होता है? आपको याद रखना है इस पे सरकार का अधिकार होता है, ठीक है ना। और आपको याद रखना है जो मिश्रित होता है ना, उस पे सरकार और प्राइवेट निजी आदमी दोनों का होता है मिश्रित में, इसे आपको याद रखना है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी किस में है? अमेरिका में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस में है? तो चीन और क्यूबा में है, इसे आपको याद रखना है। और मिश्रित अपने देश भारत में है, इसे आपको याद रखना है। गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैस और बिजली किस क्षेत्र में आता है? तो आपको याद रखना उद्योग, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या कोई भी उद्योग हो, अगर कल कारखाना है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। विनिर्माण या निर्माण है तो वो भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और गैस बिजली ये भी किस में आएगा? तो आपको याद रखना है द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बोर्ड एग्जाम में आता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो गैस बिजली द्वितीय में आएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी बांग्लादेश का पैसा का नाम क्या है? जैसे भारत में अगर आपके पास 10 रुपया होगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? इसे 10 रुपया बोलिएगा। लेकिन वही बांग्लादेश के लोगों के पास अगर 10 रुपया होगा तो क्या बोलेगा? 10 टका बोलेगा। क्या बोलेगा? 10 टका, इसे आपको याद रखना है। तो वहां पे हम लोगों का मुद्रा का नाम क्या है? तो हम लोगों के मुद्रा का नाम रुपया है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों की मुद्रा का नाम क्या है? टका। टका वहां पे बोलता है, इसे आपको याद रखना है। 1 टका देबो ना, ठीक है ना, 1 टका। टका इसे आपको याद रखना है, बी वाला राइट होगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से? जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है ना, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में, इसे आपको याद रखना है। और ये कहां के हैं? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जो बांग्लादेश अपना भारत का पड़ोसी देश है, इसे आपको याद रखना है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध आपको याद रखना है बांग्लादेशी है। और ये बांग्लादेशी एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। यहां प्राथमिक कृषि साख समिति, यहां पे किसानों को, यहां पे देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति यहां पे किसानों को
किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, किस प्रकार का बाबू कर्ज देता है, ये आपको बताना है। जो प्राथमिक कृषि साख समिति है ये किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। एक होता है, आपको याद रखना है, भूमि बैंक, भूमि विकास बैंक, तो लंबे समय के लिए ऋण देता है। लेकिन जो यहां पे प्राथमिक कृषि साख समिति है ये किस प्रकार का देता है, तो ये आपको याद रखना है, ये अल्पकालीन देता है, बहुत ही कम समय के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपका अंतर है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो प्राथमिक कृषि साख समिति है ये किसानों को थोड़े दिन के लिए, अल्पकाल का मतलब क्या, थोड़े समय के लिए कर्ज देता है। लेकिन भूमि विकास बैंक, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डी लगाया भाई, वो दूसरा संस्था है भूमि विकास बैंक, जिसे बंधन बैंक भी बोलते हैं। तो भूमि विकास बैंक जो होता है ना वो किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। लेकिन जो प्राथमिक कृषि